नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज हम लोग करने जा रहे हैं डे नंबर 18। 90 डेज का सफ़र है और आज अभी हम जिस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं वो है डे 18। मतलब अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है एसएससी के एग्ज़ाम में तो ये 9000 शब्द आपको रिटेन करने पड़ेंगे और बहुत मेहनत से, बहुत सही सिस्टम से मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। बीच में 1 दिन 2 दिन गैप दे देता हूँ, ये मानते हुए कि आप उस दिन पूरा का पूरा पिछला वो कैब आप रिवाइज कर पाएंगे। देखो इससे क्या होगा, 90 दिन की क्लासेस मैं आपको 110-120 दिन में डिलीवर करूँगा, लेकिन वो जो 30 दिन बीच में गैप करूँगा ना, वो 30 दिन मैं आपको रिवीजन के लिए दूंगा। क्योंकि अगर रिवीजन के लिए आपको समय नहीं मिला तो कुछ भी याद नहीं होगा। चलो आज के डे 18 को समझते हैं। आज के डे 18 में हम 100 शब्द कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं और दिमाग को आज भी समझेंगे। हमारा छोटू सा दिमाग है, इस छोटू से दिमाग में एक छोटू सा छेद है और आज हम इस छोटू से दिमाग में ऐड कर रहे हैं 100 और शब्द। इसके पहले हमने 1700 शब्द ऑलरेडी जो है डाल दिया था। अब मुझे पता है ये जो आपकी लीक होगी ना दिमाग से, जो भूलने की टेंडेंसी होगी, जिसकी वजह से 700 शब्द ऐसे हो गए होंगे जो आपको याद भी होंगे, भूल भी गए होंगे और एकदम ही से नहीं याद होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तकरीबन 1100 शब्द ऐसे होंगे जिसने सही से मेहनत की है मेरे साथ, उन्हें 1100 शब्द याद हो गए होंगे। जिनको 1100 शब्द याद हो गए होंगे, जो रेगुलर होंगे, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा। उन्हें एक्चुअली लग रहा होगा कि अब तैयारी उनकी ठीक हो रही है और वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये सीरीज़ को मैं इस फॉर्मेट में क्यों रन कर रहा हूँ, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि एसएससी की वोकैब आप अच्छे से कर पाओ। ये ही सबसे सही और सटीक तरीका है। एक बार आपने ये मेरी 90 क्लासेस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा समझा रहा हूँ, अगर एक बार आपने इसे कंप्लीट किया तो आपको ऐसे लगने लगेगा कि कोई वोकैब आपसे छूट ही नहीं रहा है। तो चलो इन 700 शब्दों को भी अपन चर्चा करते हैं। इन 700 शब्दों का क्या करना है। इन 700 शब्दों में 400 ऐसे शब्द होंगे जो आपको पढ़े पढ़े से लग रहे होंगे और 300 ऐसे शब्द लग रहे होंगे जिसको रटते रटते तंग आ गए होंगे। तो एक सिंगल स्टार वाला होगा, एक डबल स्टार वाला होगा। अब देखो 700 शब्द, 100 शब्द आज पढ़ना है, लेकिन 700 शब्द ऑलरेडी आपके फंसे हुए हैं जो आपको याद ही नहीं हो रहे होंगे। अब बोलोगे, जैसे एक बच्चे ने बोला था सर वकैब याद नहीं हो रहा है तो क्या करें। वकैब याद नहीं हो रहा है तो जिस सिस्टम को बता रहा हूँ उसी सिस्टम को फॉलो करें। अब क्या है, आपके पास 2 डायरी होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया था पिछली क्लास में, बगैर 2 डायरी के कोई बात नहीं बनेगी। डायरी 1 और डायरी 2, ठीक है ना, या यूं कह लो कॉपी 1 जो आपके पास होना चाहिए, और कॉपी इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत भड़कील नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोर्स के लिए पैसे नहीं चार्ज कर रहे, कॉपी पे तो खर्च कर लो यार। मतलब ये कॉपी आपको 100-150 रुपये की मिलेगी। मेरा पूरा का पूरा इंटायर एसएससी सीजीएल का कोर्स 99 रुपये का रजिस्ट्रेशन में दिए डाल रहा हूँ, पर वो जो पैसे बचवा रहा हूँ कॉपी में खर्च कर लो, पेन में खर्च कर लो यार, आपकी ज़िंदगी के काम ही आएगा। 2 डायरी ले लो। एक डायरी में तो आप सिंगल स्टार वाले शब्द लिखना चालू करो, दूसरी डायरी में, दूसरी कॉपी में जो है आप डबल स्टार वाला डालना चालू करो। अब आज की पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले जो टाइम स्लॉट आपने फिक्स किया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 7 बजे मेरी क्लास आती है, तो आप तो 6 बजे टाइम फिक्स कर लो कि 6 बजे से आप पढ़ोगे। 6 बजे से अगर आप रिवीजन करने बैठोगे तो सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले डबल स्टार वाला पढ़ो। डबल स्टार वाला पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो जब फ्रेश दिमाग रहेगा तो उस पर फोकस ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो वो यहाँ से घूम के सिंगल स्टार पे आएगा और सिंगल स्टार से घूम के वापस अपने इस 1100 वाले वर्टिकल में डालना है। तो सबसे पहले इसे रिवाइज करो। 300 शब्द आप 6-7 बार तो पढ़ ही चुके होगे। अगर 6-7 बार पढ़ने के बाद भी अगर डबल स्टार है, मतलब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब 30-1 मिनट इसमें लगेगा, 30-1 मिनट आपको ये 300 शब्द पढ़ने में लगेगा। पढ़ो और समझो, रटो मत, बंद करके पढ़ो, पढ़ो समझो और बंद करके पढ़ो, पढ़ो समझो बंद करके पढ़ो। रिपीट करता हूँ मैं, पढ़ो समझो और बंद करके पढ़ो। एक साइड बंद करके पढ़ो कि देखो याद हो गया है कि नहीं याद हो गया है। तो ऐसे आप इसको रिपीट करो। 30 मिनट में आप देखोगे 2 बार 3 बार आप इसे रिपीट कर जाओगे। पढ़ोगे, समझोगे और बंद करके पढ़ोगे, 2-3 बार 30 मिनट में रिपीट कर जाओगे। और इन 400 शब्दों को 20-1 मिनट दो। क्या करो, इन 400 शब्दों को 20-1 मिनट दो। जैसे इनको 20-1 मिनट दोगे ये हो जाएगा 50 मिनट टोटल। आपके रिवीजन का समय हो जाएगा 50 मिनट। अगर 6 बजे से आप पढ़ने बैठे हो तो 50-1 मिनट आपको रिवीजन करने में लगेगा। 10 मिनट जो है आप थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो, गैप करो। उसके बाद 7 बजे मेरी वीडियो पब्लिश होती है। फिर 7 बजे वीडियो पढ़ना स्टार्ट करो। 7 बजे वीडियो पढ़ना स्टार्ट करोगे, 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के 7:40 या 7:45 में
आपकी 6 बजे से स्टार्ट होके वो कैब की पढ़ाई चलेगी इतने ड्यूरेशन तक, मतलब 1 घंटा 45 मिनट के आसपास आपकी क्वालिटी पढ़ाई होगी, जिसमें समय आपका नुकसान होगा 6 से लेके पूरा का पूरा 8 बजे तक, मतलब 2 घंटे का समय जाएगा और क्वालिटी जो पढ़ाई हो पाएगी 1 घंटा 45 मिनट हो पाएगी। अब इस 1 घंटा 45 मिनट के बाद आप आधा 1 घंटे का रेस्ट लो या 1 घंटे का रेस्ट ले लो, ताकि इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाओ। अब जैसे ही आप ये प्रॉपर जिस सिस्टम से बता रहा हूँ आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा, ये जो 700 शब्द होगा ना, ये वापस इसी टंकी में आपके दिमाग में रीफिल होना चालू हो जाएगा। ये क्या होगा, रीफिल होना चालू होगा। जब ये रीफिल होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो है ये टेम्परेरी मेमोरी में जो आया था, जो टेम्परेरी मेमोरी में आया था, ये मूव कहाँ हो रहा है, वापस परमानेंट मेमोरी की तरफ, परमानेंट मेमोरी की तरफ मूव हो रहा है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है। इसी को कहते हैं बहुत चतुराई से और लगातार पढ़ाई करते रहना। अगर आप कमरा बंद करके ये काम करते हुए जा रहे हो, ये काम करते हुए जा रहे हो, ये काम करते हुए जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप तैयारी बहुत उम्दा और बहुत सही कर रहे हो। जिस दिन मेरा गैप हो जाता है उस दिन ये जो 1100 शब्द है जो आपको याद हो गए हैं, इनको जरूर रिवाइज करो। इनको रिवाइज नहीं करो क्योंकि इनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो। इनको कभी हफ्ते में जिस दिन मेरा क्लास नहीं आता है, जैसे संडे को नहीं आता है, तो संडे को इन 1100 शब्दों को रिवाइज करो। उसके बाद धीरे धीरे मूव करके चलो, फिर आप देखो आपकी वोकैब कैसे बिल्ड होगी। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है, जिसको कहते हैं कि फाउंडेशन वाला बच्चा है, वो अगर मेरी वोकैब की सीरीज को फॉलो करेगा ना, तो आप ये देखोगे कि उसका वोकैब 4-5 महीने में ऐसा हो जाएगा जैसे किसी का वोकैब नहीं, उसे सारे शब्द पता होंगे, कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। ये इकोसिस्टम आपको फॉलो करना है। तो चलो आज की क्लास में चलते हैं अपन, आज की क्लास में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले एक शब्द आया है मैलिएबल। क्या है, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है लचीला। जैसे कोई चीज़ है, इसको इधर मोड़ो इधर मुड़ जाए, इसको इधर मोड़ो इधर मिल जाए, इसको ऐसे ऐसे मोड़ो ऐसे ऐसे मुड़ जाए, मतलब वो पूरी तरीके से लचीला है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैलिएबल। क्या बोलते हैं इसको, मैलिएबल बोलते हैं। इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो, एक होता है मैली और एक हो गया एबल। याद करने के लिए मैली को आप लचीला से रिलेट कर सकते हो। मैली वो होता है जो लचीला होता है, ये याद करने के लिए, सिर्फ ये याद करने के लिए है। और एबल लचीला होने योग्य, एबल का मतलब योग्य, लचीला होने योग्य अगर कोई चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल बोलते हैं। उसके बाद एक और आता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का होता है उसको बोलते हैं बेसाल। जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का होता है उसको क्या बोलते हैं, बैसल। बेसाल नहीं पढ़ो, बैसल पढ़ो। क्या बोलते हैं, बैसल। ये बैसल का मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस का, या बुनियादी। अगला है बास्क शब्द। जैसे आप एक शब्द बोलते हैं इंजॉय करना। इंजॉय करने का मतलब क्या होता है, आप आनंद उठा रहे हो। तो बास्क, आपको नहीं लग रहा है कि बास्क का हिंदी मीनिंग यहाँ आनंद उठाना लिखा है मैंने, तो ये इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा। लेकिन वो देखो यार कि क्या शब्द एग्जैक्टली, रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। रिवील इन करो किसी चीज को, रिवील इन करो, रिवील मतलब किसी चीज को पब्लिक डोमेन में लाना। तो रिवील इन करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, और उससे इंजॉय करने जैसी सिचुएशन पैदा कर लो कि उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाओ। मतलब कोई चीज़ रिवील करो, ठीक है ना, किसी चीज़ को सामने लेके आओ और उससे अपने आप को उत्साहित कर लो। तो इसके लिए जो इंग्लिश का करेक्ट शब्द है वो है बास्क। बास्क का मतलब आनंद उठाना है बाय रिवीलिंग समथिंग। बास्क का मतलब आनंद उठाना बाय रिवीलिंग समथिंग। आनंद उठाना, इंजॉय करना बाय रिवीलिंग समथिंग इज नोन एज बास्क। अगला शब्द है इरिगेट। इरिगेशन शब्द सुना होगा आपने। इरिगेशन शब्द होता है सिंचाई जिसको बोलते हैं। इरिगेशन का मतलब सिंचाई और इरिगेट करने का मतलब सींचना होता है। ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड शब्द है। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अगर हम लैंड को वाटर से सप्लाई करते हैं, कुल मिला के है आर्टिफिशियल मीन्स से, मतलब ऊपर जो गॉड गिफ्टेड बरसा है उसको छोड़ के, ठीक है ना। जैसे अपन गांव में अगर रहते हैं तो कुएं में आपने देखा है ना कि कुएं से पानी जो है मोटर के थ्रू निकाला जाता है, फिर नालियों के थ्रू लेके जाया जा सकता है, पंप गाड़ के मशीन से फिर जो है सिंचाई की जाती है। तो ये इरिगेशन होता है जिसको आर्टिफिशियल सिंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो इरिगेट करना बोलना है मतलब सींचना बोलते हैं। एक और शब्द आता है आपके पास कलीग। एक को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। जैसे मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूँगा। जैसे मैं एज ए फाउंडर हूँ, अगर एम्प्लॉयर की नज़र से देखोगे कि मैं कंपनी का मालिक हूँ तो बाकी लोग एम्प्लॉय हो गए, ठीक है ना। या अगर मैं भी काम कर रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, दूसरे भी मेरे साथी काम कर रहे हैं, तो उसको हम कलीग बोलते हैं।
तो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिस में काम करने वाले जो साथ वाले लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कलीग, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहकर्मी। एक और शब्द आता है एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से बहुत ज़्यादा डर, या डीप वाटर से जो है, डीप वाटर से जो डर हो वो, या फीलिंग फ्रॉम हाइट्स, मतलब ऊंचाई से गिरो उससे डर हो, डीप वाटर से डर हो, और डेप्थ से डर हो, तो इसको बोलते हैं बैथोफोबिया। किसको बोलते हैं? इसको बैथोफोबिया। फोबियो का मतलब डर, और बैथो का मतलब क्या हो गया? बैथो का मतलब हो गया कि आपको किससे किससे डर लग रहा है? डेप्थ से, गहराई से, गहराई से डर, या डीप वाटर से डर लग रहा है। किससे? डीप वाटर से डर लग रहा है। या आप किसी, मतलब ऐसे है कि एक हाइट है, जैसे कई बार नहीं देखा होगा कि बहुत सारे लोग, एक ऊंची पहाड़ी रहती है जिससे छलांग मारते हैं समुद्र के अंदर या नदी के अंदर, तो एक वो हाइट से कूदते हैं ना। तो अगर उस हाइट से कूदने से डर लग रहा है आपको पानी के अंदर जो है, तो क्या होगा? जो है उससे गिरने का डर लग रहा है कि हाइट से गिर जाओगे, पानी के अंदर गिर जाओगे, तो होता है बैथोफोबिया। क्या होता है? बैथोफोबिया होता है कि हाइट से आप पानी के अंदर गिर जाओगे, उस हाइट को देख के डर लग रहा है, या डीप वाटर से डर लग रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बैथोफोबिया। वन हुज मोटिव इज मियरली टू गेट मनी, ठीक है ना, एक ऐसा आदमी, ठीक है ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से, पैसे से मतलब होता है, या पैसे लेकर कुछ भी करने वाला आदमी को क्या बोलते हैं? मर्सनरी बोलते हैं। ये आज आपने देखा होगा, जिस फिर से मैं टीवी सीरीज की चर्चा करूंगा, मतलब यूएस की जितनी भी टीवी सीरीज देखोगे तो उसमें हमेशा मर्सनरी आता है। एक आदमी ऐसा होता है जिसको पैसे दे दो, उससे कुछ भी काम करा लो। अभी से हाल फिलहाल में मैं बोलूँ कि मैं एक टीवी सीरीज इस वक्त देख रहा हूँ जो मेरे को बहुत पसंद आया, टीवी सीरीज किंग द इटर्नल किंग। ये एक चाइनीज़ सीरीज़ है और जो इंग्लिश में है, नेटफ्लिक्स पे है, और ये दो पैरेलल दुनिया जो है एक साथ चल रही है, और वो दोनों पैरेलल दुनिया में, पैरेलल वर्ल्ड में जो है मूव कर सकता है। इस पे बेस्ड मूवी है। तो इसमें जो है एक कैरेक्टर है जो दो दुनिया में सेम शक्ल के होते हैं। तो एक में होती है वो लेफ्टिनेंट होती है, दूसरे में जो होती है वो मर्सनरी होती है, मतलब उसको पैसे दे के किसी की किलिंग विलिंग भी करा सकते हो। तो वो लोग जो पैसे लेके कुछ भी काम करते हैं उनको बोलते हैं मर्सनरी, ठीक है ना, और हिंदी में स्वार्थ लोलुप बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी। और एनिमल्स की स्टडी को अगर क्या बोले, जो है प्लांट की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, और एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, एनिमल को स्टडी जूलॉजी बोलते हैं। जू एनिमल के लिए होता है, और लॉजी स्टडी, जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी। बॉटनी प्लांट की स्टडी को बोलते हैं, जूलॉजी एनिमल की स्टडी को बोलते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। ये भी आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो जल में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। एक्वा जो शब्द है वो किसके लिए आता है? एक्वा जो शब्द है वो वाटर के लिए आता है। एक्वा जो शब्द है वो वाटर के लिए आता है। तो मैं इसको हाथ में पकड़ा हूँ, रख देता हूँ। एक्वा जो शब्द है वो वाटर के लिए आता है। वैसे वो क्या याद करनी हो तो ये वाली डायरी हमेशा आपको ऐसे टांग के चलनी चाहिए कि कभी भी रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है और कभी भी रिवीजन करोगे। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइज करती है। मतलब सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे से जीवाणु हों, जब आप उनसे देखते हो तो आपको थोड़े बड़े दिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं या सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ये फिजिक्स का की टर्म है, PHYSICS, ये फिजिक्स का टर्म था। ये जो है ये बायोलॉजी का टर्म है आपका, ठीक है ना, और जीव विज्ञान के टर्म है। एक्वेटिक भी उसी से है, जलचर, उभयचर जैसे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, बैंकक्रप्ट की अगर बात करें तो सबको पता है दिवालियां, ठीक है ना। एक शब्द होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी दिवालिया होता है, दिवालिया होता है। तो कभी अगर इसके उसके आ जाए, वो क्या कहते हैं कि सिनोनिम्स में पूछ दिया जाए तो बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट जो है वो दोनों क्या होते हैं? दिवालिया होते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, जो अपना डेप्ट ना पे कर पाए उसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, उसको बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं। अगला है एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। अगर किसी चीज का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, मतलब एक आदमी के पास ही कंट्रोल हो, एक कंपनी के पास ही सारा कंट्रोल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली। अब जैसे मोनोपोली का बात कर रहे हैं, एकाधिकार की बात कर रहे हैं, तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स में जब आप मार्केट के कंसेप्ट पढ़ते हो, तो वहाँ ये सब टर्म सीखने को पड़ता है।
मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मिक्स्ड कंपटीशन क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होती है। तो बहुत सारे की टर्म्स वहाँ पे सीखने को आपको मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ये सब वहाँ पे ऑलरेडी जानकारी हो जाती है। अगला है द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स, ठीक है ना। मतलब एक पूछा जा रहा है कि वो वाला क्राइम क्या है शादी करने का जिसमें आप एक ऑलरेडी शादी कर लिए हो। मतलब आप हो, आपके पास एक सुंदर सी बीवी है, आपने एक शादी तो कर ली है, लेकिन आप थोड़े से अच्छे प्रवृत्ति के आदमी हो, और जिसको हम अच्छे प्रवृत्ति में बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं कि बुरे प्रवृत्ति के आदमी हो। आपने दूसरी महिला देखी, महिला नंबर 2, और आपको इससे भी आपका मन मोह होने लगा और आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो भाई इसको प्रेमिका नहीं बनाऊंगा, मैं तो ब्याह करूंगा, मतलब मेरे को पूरा संपूर्ण अधिकार चाहिए। तो एक शादी के बाद दूसरी शादी अगर आप कर रहे हो तो इस पूरे क्राइम को क्या बोलते हैं, बाइगामी, या इस प्रथा को क्या बोलते हैं, द्विविवाह या बाइगामी। अगला जो वन वर्ड है, वन हु लव्स और सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट। एक ऐसा आदमी जो अपने देश को बहुत प्यार करता हो और उसको डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियट। और जो आदमी अपने देश के खिलाफ बोलता हो उसको एंटी नेशनल बोलते हैं। और आज के समय में जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से देशभक्ति सबकी टेस्ट होती है। अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो सबसे पहले हमारी देशभक्ति टेस्ट होती है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोल रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से कुछ केसेस में किल हो जाते हैं कि डर के मारे बहुत सारे लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमें क्या बोल दिया जाएगा, एंटी नेशनल। अपन तो क्या बोलेंगे, अपन तो बोलेंगे कि देश के फेवर में हर बात जब बोलेंगे तो अपन पैट्रियट है इस केस में। एक और है, अपने रिसेंट में यूट्यूब पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें एलविश यादव वर्सेस ध्रुव राठी चल रहा है आज के समय में। पहले एलविश यादव ने ध्रुव को कुछ बोला, फिर ध्रुव ने एक वीडियो बनाया। जैसे एलविश यादव ने बोला जो है कि वो तो देशभक्त हैं, और ध्रुव पे ये बोला कि वो एंटी नेशनल है। फिर ध्रुव ने रिवर्स वीडियो बनाया कि भाई देशभक्त एक्चुअली कौन है, वो आदमी जो देश के क्रिटिकल मुद्दों को उजागर करे, समाज को शिक्षित करे, इस बात पे बात करे ताकि लोग अपना आँख कान मुंह खोल के देखे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, या आँख बंद कर ले और कहे मैं तो देशभक्त हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ। कभी इस विचार को अगर देखोगे तो उस विचार में एक बात भी ये है कि हम किसी भी धर्म की बात कर रहे हो, हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, हर धर्म में बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए दूसरे धर्म का अपमान करना वो बहुत गलत बात है। तो इस चीज़ को लेके बहुत चला। तो मैं ये बात समझा रहा था आपको कि पैट्रियट और नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट क्या होते हैं, जिनको अपने देश से बहुत मोहब्बत होती है। देखो एक अगला और आता है, लाइकली टू अराउज इनवी या जीलिशी, ठीक ना। लाइकली टू अराउज इनवी मतलब अगर चांस हो सके जलन का, जलन योग्य, जिसको हम बोलते हैं जलन योग्य या जलने लायक कोई चीज़। जलन योग्य मतलब वो आग वाला जलन नहीं, एक वो वाला जलन होता है जैसे हमारी मेहरारू भैया, ठीक है ना, कोई और ताड़ रहा है, ठीक है ना, उससे हमें बड़ी जलन है, मन तो कर रहा है कूट दे। या मेरा दोस्त है, उसको बड़ी सुंदर सी मेहरारू मिल गई, मेरे को अपने दोस्त से जलन हो रही यार, एक तो चूतिया सा दिखे, ऊपर से जो इतनी सुंदर मेहरारू मिल गई, कैसे सुंदर मेहरारू मिलनी चाहिए, या ये तो बंदी अपने पास होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो जलन है वो इनवी या जीलियस बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। और इनवी कहाँ इस्तेमाल होता है, जीलियस कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी पिछली क्लास में ग्रामर के मैंने एक्सप्लेन किया है कि जीलस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब हमारी चीज़ कोई हो और हमारी चीज़ हमसे खो जाए। जैसे मेरी बीवी किसी और से बात कर रही हो, ठीक है ना, अगर वो जलन हो रहा हो कि मेरी बीवी कहीं बहक के चली ना जाए तो हमें इनवी नहीं होता, हमें जीलस होता है। लेकिन अगर मुझे ये लगे कि मेरे दोस्त को तो सुंदर लड़की मिल गई, वो उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, जबकि है वो सामने वाले के पास, तो इस केस में हमें इनवी होता है। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि लाइकली टू अराउज इनवी मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपको जलन पैदा कर दे, तो उसको बोलते हैं इनविएबल। इनविएबल मतलब इनवी करने के योग्य। इसमें क्या किया गया है, इनवी को एबल से जोड़ दिया गया है। और संधि विच्छेद पढ़ा होगा आपने पहले से, संधि और संधि विच्छेद पढ़ा होगा। इसको कैसे जोड़ा गया, ENVI, वाई को आई में कन्वर्ट किया गया है, फिर एबल जोड़ा गया है, इनविएबल। तो इनवी करने के योग्य, जलन करने के योग्य कोई बात हो, जीलस करने के योग्य कोई बात हो, तो उसको बोलते हैं इनविएबल। अब ये हिंदी में वांछनीय ना समझिए, हिंदी में वांछनीय ना समझिए। चाहत के योग्य, वांछनीय का मतलब है चाहत के योग्य, चाहत के योग्य। इनवी करने योग्य का मतलब क्या हो गया, मान लो मैंने बोला मेरे दोस्त के पास एक सुंदर सी महिला है, मतलब उसको एक सुंदर महिला मित्र मिल गई। अब उस सुंदर महिला को देख के मेरे को लग रहा है कि यार ये तो मुझे अराउज कर रही, मेरे पास होनी चाहिए। तो वो जो महिला है वो कैसी है, इनविएबल है, मतलब
जलन के योग्य है, मतलब वांछनीय है, मुझे उसकी इच्छा है, मुझे उसकी इच्छा है, मेरे दोस्त के पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। वैसे तो सभी को होता है यार, अगर किसी दोस्त को सुंदर महिला मिल जाए और वो उतना अच्छा डिजर्व ना कर रहा हो और अपनी पर्सनालिटी अच्छी हो, हम सुंदर हो, तो बड़ा बुरा सा फील होता है यार। अरे यार बताओ, अपने पास सब कुछ होने के बाद भी अपने को नहीं मिली, इस अनजान आदमी को कैसे मिल गई। मतलब ये होता है ना, बहुत होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एक बैक बेंचर होता है, एक फ्रंट बेंचर होता है, और क्लास में एक बड़ी सुंदर सी लड़की होती है। दिन भर तो वो पता चले चिपकी रहती है किसके साथ, बैक बेंचर के साथ, और फिर जब बाद में शादी वाली बात आती है तो फ्रंट बेंचर भले काला सा दिख रहा हो, वो उस महिला मित्र को जो है उधर से छीन के लेके निकल जाता है। ये होता है ना। तो वही बात है कि अगर कोई चीज़ किसी और के पास है और अपने को लग रहा है उसके पास नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास होनी चाहिए, तो वो जो वस्तु है ना, वो कैसी हो गई, वो इनवेबल हो गई, मतलब वो जलन की योग्य हो गई, या यूँ मान सकते हो वांछनीय हो गई, मतलब मुझे उसकी चाह है। तो वही बात हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी जो लाइकली टू अराउज इनवी हो, जो जलन पैदा कर सके, कोई ऐसी चीज़, वो उसको क्या बोलते हैं, इनवेबल बोलते हैं, हिंदी में वांछनीय, मतलब जिसकी इच्छा करने लायक योग्य हो। अगला है एक्साइटिंग ओनली इन द माइंड, कोई एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मन के अंदर हमें एक्साइट करे, मतलब इमेजिनरी होता है, हम मन के अंदर सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो इमेजिनरी या काल्पनिक होता है। अगला एक जो चीज़ है और आता है मेक चिल्ड्रेन पैदा करना, उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं बिगेट। बच्चे पैदा करने को बिगेट भी बोलते हैं, बच्चे पैदा करने को एक और टर्म याद कर लो, बिगेट बोलते हैं। अगला शब्द है बीडल। बीडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन गिरजाघर के जो चौकीदार होते हैं, गिरजाघर के अंदर जो चौकीदार होते हैं उनको बीडल बोलते हैं। गिरजाघर के चौकीदार को, हमारे इधर के चौकीदार को क्या बोलते हैं, पियोन, और वहाँ के चौकीदार को क्या बोलते हैं, गिरजाघर के चौकीदार को बीडल बोलते हैं। तो ये टर्म है, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो स्टेटमेंट कैसे आएगा, स्टेटमेंट कुछ ऐसे आएगा, ए माइनर पैरिश, पैरिश का मतलब चर्च, ए माइनर पैरिश ऑफिशियल हु सर्व्स एज एन अशर, ए पर्सन हु शोज पीपुल वेयर टू सिट, एक ऐसा आदमी जो बताता है कि कोई कहाँ पे बैठेगा, एंड कीप्स ऑर्डर एट सर्विस, और वो ऑर्डर बनाए रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गिरजाघर का चौकीदार। जैसे गिरजाघर है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे सीटिंग्स होती है, तो एक बंदा होता है ना, सबकी सीटिंग अरेंज करता है, यहाँ बैठेगा, मॉनिटर करता है गिरजाघर को, तो गिरजाघर का चौकीदार हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिडल। अब इसमें एक बात एक समझिए, जो पैरिश है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चर्च, पैरिश का मतलब होता है चर्च। अगले शब्द की बात करें, बिब्लिस्टिक एक शब्द है, वन हु इंटरप्रेट्स द बाइबल लिटरली, जो बाइबल्स को इंटरप्रेट करता है, जो बाइबल को समझाता है, उसको बिब्लिस्टिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बाइबल को समझाने वाले को बिब्लिस्टिक बोलते हैं। और अगला है एनिमल दैट ईट फ्लेश, वो एनिमल जो फ्लेश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, जो दोनों खाते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। अगला है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज के जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, बहुत आसान थे, 2-3 बार पढ़ोगे शायद ही कोई सिंगल स्टार या डबल स्टार बनेगा। अगला है इडियम एंड फ्रेजेस, एक बार प्यार से समझ लो सब याद हो जाएगा। लिखा क्या है, टॉक ए ब्लू स्ट्रीक। जब आप टॉक ए ब्लू स्ट्रीक करते हो मतलब आप लगातार तेजी से बात करते हो, टू टॉक क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, बहुत बड़े जल्दी बात करते हो। दोज कंस्ट्रक्शन वर्कर कैन श्योरली टॉक ए ब्लू स्ट्रीक, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो पक्का टॉक ए ब्लू स्ट्रीक कर सकते हैं, मतलब बहुत तेजी से बातचीत कर सकते हैं, बहुत तेजी से बात कर सकते हैं। तो जब हम किसी को बोलते हैं कि कोई टॉक ए ब्लू स्ट्रीक कर रहा है, इसका मतलब बहुत तेजी से बात कर रहा है, बहुत तेजी से बात कर रहा है। अगला है लेमन। एक लेमन के बराबर, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, कितना, 1 रुपया 50 पैसा, मतलब मूल्यहीन वस्तु के लिए लेमन इस्तेमाल किया जाता है, वर्थलेस आइटम बोलते हैं। आई सून रियलाइज द वैन वॉज ए लेमन, मतलब मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया जो वैन है वो मूल्यहीन है, जो वैन है वो मूल्यहीन है, जो वैन खरीदा वो मूल्यहीन है। इमन सर्विस आया है, ये है आपके एग्जाम में तकरीबन 50 दफ़ा आया होगा, पूरे एग्जाम में 50 दफ़ा आया होगा ह्यूमन सर्विस। इसका मतलब होता है कि बहुत उत्कृष्ट कोटि का काम, सोशल वर्क जिसको बोलते हैं, एक्सेलेंट सर्विस बोलते हैं, गुड वर्क बोलते हैं, तीनों मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स सिंधु रेंडर्ड ह्यूमन सर्विस टू हिज सोसाइटी एज प्रेसिडेंट। अब बात ये हो रही है कि एक बंदा है जिसने सोसाइटी में पिछले 5 साल से किस तरीके की सर्विस दे रखी है, उसने रेंडर कर रखी है। रेंडर का मतलब होता है देना, इम्पार्ट करना, रेंडर का मतलब देना या इम्पार्ट करना। इसका एक सिनोनिम्स में आता है रेंडर, इसका मतलब होता है इम्पार्ट करना या फिर देना, सर्विस देना, ठीक है ना।
तो फॉर द लास्ट 5 ईयर सिंधु रेंडर्ड एमन सर्विस। अगर कोई एमन सर्विस दे रहा है इसका मतलब बहुत उच्च कोटि की सर्विस दे रहा है। अगला है टू टेक टू हार्ट, दिल पे लेना, प्रभावित होना और निराश हो जाना। मतलब कोई बात कही गई आपने दिल पे ले लिया, मतलब आप प्रभावित हो गए। टू टेक सीरियसली और अपसेट अबाउट, मतलब किसी चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, अगर कोई बुरी बात हो गई तो अपसेट हो जाओगे पक्का, क्योंकि सीरियस लोगे तो। आने टुक हिज क्रिटिसिज्म वेरी मच टू हार्ट, आने ने जो अपना जो उसको क्रिटिसिज्म दिया गया, जो उसकी बुराई की गई, उसको उसने दिल से ले लिया, मतलब उसे बहुत धक्का ले लिया, बहुत सीरियसली ले लिया, उसे धक्का लगा बहुत। अगला है कम होम टू। अगर कम होम टू की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि कोई चीज़ अपने को समझ में आ गया। हम बोले कम होम टू मतलब सब कुछ समझ में आ गया, हम वापस घर आ गए हैं, ठीक है ना। कम होम टू का मतलब टू अंडरस्टैंड। द ट्रूथ अबाउट हर मैरिज केम होम टू हर व्हेन ही लेफ्ट हर। देखो जो शादी है, शादी के विषय में एक्चुअली उसे सब कुछ तब समझ में आया जब उसने उसे छोड़ दिया। लड़की को तब समझ में आया जब लड़के ने उसे छोड़ दिया। उसके पहले तो ख्याली पुलाव बन रहे होंगे कि एक्चुअल क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब उसने उसे छोड़ दिया तो वो क्या हुआ, उसका जो मैरिज के विषय में उसका जो अपनी भावनाएं फीलिंग थी वो केम होम हो गया, मतलब उसे समझ में आ गया। मैरिज केम होम होने का मतलब हो गया मैरिज उसे समझ में आ गई कि अच्छा शादी का एक्चुअल जो हम सोच के चलते हैं, शादी के बाद ये होगा वो होगा। आप भी पहले ये सोच रहे होगे ना कि पहले तो खूब जम के तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे, एमईए में जाएंगे, एएसओ में जाएंगे, जो है अब इंस्पेक्टर्स बनेंगे, सीबीआई में चले जाएंगे, किसी का कुछ डबलयू बनने का मन होगा, किसी का कुछ बनने का मन होगा। उसके बाद तो अपना भौकाल होगा, मोहल्ले में इधर से उधर घूमने जाएंगे, फिर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी, नहीं होगी तो बीच में बन जाएगी। फिर सपने चलेंगे कि शादी में अपन ये करेंगे और सरकारी बाबू बन गए हैं तो दहेज लेंगे, दहेज में खूब बड़े बड़े प्लान बनेंगे कि 20 लाख रुपए कैश, एक गाड़ी, और वो मतलब आइडली है, ऐसे ही प्लान चलते रहते, दिमाग में चलते रहते। और खूब मन से शादी होती है और शादी के बाद लगता है कि हम सारी खुशियाँ लुटा देंगे। और शादी के बाद क्या होता है, एक मूवी आई थी विद्या बालन की और हिमेश रेशमिया की, इमरान हाशमी की, शादी के बाद। तो एक कहावत होती है ना कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो और ज़्यादा पछताए। तो एकदम वैसी है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो और ही ज़्यादा पछताए। तो इसका मतलब है खा के पछताए। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आप में से ये मत बोलना कि सर आपकी तो शादी हो गई है, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हो, ये राज की बात है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, आसमान और ज़मीन दोनों को जो है हिला देने का मतलब है बहुत अथक प्रयास कर रहे हो भाई, हर संभव प्रयास कर रहे हो। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट इट डन ऑन टाइम, मतलब वो हेवन और अर्थ दोनों को मूव करा देगा इस काम को टाइम से ख़त्म करने के लिए, मतलब हर संभव प्रयास करेगा। आपको भी हेवन और अर्थ दोनों मूव करा देना चाहिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। यू ऑल शुड मूव हेवन एंड अर्थ टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम्स। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ। पहले जब शुरुआती दौर पे था, जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था 2017 में, अगर मेरे को एक स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलना हो ना, इम्पॉसिबल था। इंग्लिश अपन ने पढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान सीख तो लिया था, फिर 2017 में वो डिटेल कंटेंट जो आपको डिलीवर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है, वो सारा अपन पढ़ा दिए थे 17-18 के बाद, अपने सिलेक्शन के बाद। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर मेरे को फॉर्म करना हो तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू जस्ट स्पीक ए सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। मतलब ये वो वाला समय था जो एकदम ही बोल नहीं सकता था। पर आज के दिन मतलब ऐसा हो कि हिंदी बोल रहे हैं तभी भी आधी अंग्रेजी निकल जाती है, तो बहुत अथक प्रयास करना पड़ा है। अब तो अंग्रेजी के मास्टर बन गए यार, 3-3 किताब लिख दिए हैं अपन ने, तो उतनी इंग्लिश सीख ली है कि आप सोच नहीं सकते हो कि किस प्रोसेस के थ्रू अपन गुजरे हैं, कितने मेहनत के थ्रू गुजरे हैं। तो जो हिंदी भाषी बच्चा है, स्पेशली जो गाँव देहात से पढ़ के आया, उसका दर्द तो मेरे से ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सकता यार, ठीक है ना। कई बार हम मतलब बहुत अच्छे टीचर के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही है, और इन्फ्लुएंस होते हैं कि इनसे तो खूब सीखने को मिल जाएगा, इनकी इंग्लिश खुद की कर रही है। किसकी इंग्लिश कितनी कर रही है, वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, कितना एक्सेंट उसका अच्छा हो जाता है, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम उस बच्चे से ज़्यादा क्लियर होगा, उस टीचर से ज़्यादा क्लियर होगा जिस आदमी को एक्चुअल दर्द पता है। मतलब जो उस दर्द में आप हो, उसी दर्द से वो गुजरा हो, वही वाला दर्द जब ना वो आपके साथ शेयर करेगा, इस जगह जाके फंसा था, इस जगह आप फंस रहे होगे, उसे पता होगा, मुझे पता है। वही वाला दर्द मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मेरे को पता है इस जगह पे आप फंसोगे, यहाँ फंसोगे, मैं फंसा था आप भी फंसोगे, क्योंकि रास्ता वही चल के आया हो ना। तो वही रास्ता अपन क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसा कोई बच्चा दुनिया जहान का किसी से पढ़े, पर मेरा जैसा कोई बच्चा जो 5-10 नंबर भी नहीं ला पा रहा हो, वो एक बार अंग्रेजी में 45 नंबर 40 नंबर लेके आए। नहीं बनवाना मेरे को 50, वो 10 नंबर लाने वाला बच्चा 40-45 नंबर इंग्लिश में स्कोर करके आ जाए,
जब फ़ोन करके बोलता है सर मेरे तो 45 आए ना, उसी मोमेंट में ऐसा लगता है ज़िंदगी जी लिया, पढ़ाने का पूरा पार्ट वहीं सफल हो गया। चलो आगे चलते हैं। ब्लू स्टॉकिंग। जब आप ब्लू स्टॉकिंग करते हो इसका मतलब है कि आप अपने ज्ञान का दिखावा करते हो। तो मैं तो कहता हूँ किसी को जो है ब्लू स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला, स्पेशली ये लेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लू स्टॉकिंग। एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी, मतलब एक ऐसी लेडी जो एजुकेटेड है पर पंडिताऊ भी है। पेडांटी का मतलब आडंबरी जिसको बोलते हैं, आडंबरी है। और जो आडंबरी होते हैं, अगर नॉलेजेबल बंदा है तो वो पंडित तो है पर आडंबरी भी है। आडंबरी बोलते हैं पेडांटिक। इसके पहले कर चुके हैं ना हम, पेडांटिक पढ़ चुके हैं। पेडांटिक का मतलब आडंबरी, कोई एक ऐसा आदमी जो अपने नॉलेज का आडंबर करे, दिखावा करे। नॉलेज का दिखावा करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? पेडांटिक बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम ब्लू स्टॉकिंग तब यूज करते हैं जब कोई लेडी हो जो एजुकेटेड हो और वो अपने एजुकेशन का दिखावा कर रहा हो, दिखावा कर रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लू स्टॉकिंग। माई सिस्टर टुक हर डिग्री एट कैम्ब्रिज। मेरी बहन ने कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री ली। सिंस देन, तब से वो, तब से, सिंस देन तब से, वी कॉल हर ब्लू स्टॉकिंग। हम तब से उसे ब्लू स्टॉकिंग कर रहे हैं। मतलब वो एक ऐसी महिला लेडी है जो एजुकेटेड है और जिसको हम अब आडंबरी बोल रहे हैं, ब्लू स्टॉकिंग बोल रहे हैं, मतलब पेडांटिक बोल रहे हैं। ब्लू स्टॉकिंग, पेडांटिक। अब मैं पूछूं कि अगर इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर मैं बोलूं ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है ना, अगर मैं ये शब्द बोल दूं और मैं पूछूं इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो क्या सिनोनिम्स होगा? पेडांटिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाला एंगल भी आपको देखना पड़ेगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीखते वक्त। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तैयारी कर रहे हो, तो इस स्तर से भी सोचना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इस स्तर से सोच नहीं पाओगे, जब तीसरी चौथी पांचवी बार रिवीजन कर रहे होगे तो सोच पाओगे। अब एक बच्चा तो बोलेगा सर अपने से तो एक बार नहीं पढ़ा जा रहा, 5-5 बार रिवीजन की बात कर रहे हो। जिस स्टाइल से मैं बता रहा हूँ उस स्टाइल से एक बार आप 20-25 दिन कंटिन्यू कर गए ना, दादा मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़िंदगी में पढ़ना आ गया, और वो पढ़ना आ गया कि पूछो मत क्या पढ़ना आया। मैं अगला जो है ये ख़त्म करके एक और कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना। ओपन सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो ओपन हो, गुप्त सूचना जो कई लोग जानते हो। दैट मेनी पीपल नो अबाउट बट दैट सपोज टू बी ए सीक्रेट, मतलब बहुत सारे लोग जानते हो लेकिन वहम हो कि वो सीक्रेट है। इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। देयर अफेयर इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि जब अपन 10वीं कक्षा जब अपन ने टॉप किया था, गांव में थे, जैसे अपन के गांव का नाम है जौनपुर। जौनपुर में मेरा एक स्कूल था जिसको बोलते थे किराकत, मतलब ये जगह का नाम था। और पब्लिक इंटर कॉलेज, ये मेरे स्कूल का नाम था, पब्लिक इंटर कॉलेज। यहाँ पे जो पढ़ने जाते थे ये वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, मतलब अच्छा कॉलेज माना जाता था हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 11-12 गांव से बच्चे आते थे। सबसे पहले उनका टेस्ट होता था, फिर यहाँ एडमिशन होता था। बहुत मुश्किल होता था। यहाँ एक सेक्शन बोला जाता था, बी सेक्शन में एडमिशन मिलना। अपन कानपुर से 8वीं पढ़ के गए थे। अपन यहाँ पे पहुँचे जब, तो अपन का बी सेक्शन में एडमिशन हो गया। मुझे पता नहीं मैंने टेस्ट में क्या दिया था, पर मेरे को बी सेक्शन मिल गया। और बी सेक्शन में पढ़ने के बाद जब 9वीं का पेपर हुआ, 9वीं के पेपर में मेरे परसेंटेज जो बने होंगे, आई थिंक कि 51 या 52% के आसपास बने होंगे। इससे ज़्यादा परसेंटेज बने नहीं थे, क्योंकि दिन भर अपन क्या करते थे, दिन भर अपन टेस्ट टॉप करने के बाद मस्ती से वो करते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे। और यहाँ पे एक बंदी थी आकांक्षा नाम की, बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी। 9वीं स्टैंडर्ड में इसके जो है जो इंटरनल, क्योंकि 9वीं तो यार अपना खुद का स्कूल ही चेक करता है, 93% के आसपास यूपी बोर्ड में बन रहे थे, जो कि बनना बहुत मुश्किल होता था। मतलब टॉपर के फाइनल जब आते थे ना बोर्ड्स में, तो 88-89% पे तो बोर्ड्स टॉपर हो जाता था हमारे समय पे। मैं 2003 में हाई स्कूल का पेपर दिया हूँ, ठीक है। और 93% पे अपना, मतलब आप सोच रहे हो ना कि 5-7% तो बोर्ड के टॉपर से भी ऊपर 9th में उसके स्कोर थे। अपन पूरा 9वीं कक्षा क्रिकेट मैच खेला है, 10वीं कक्षा क्रिकेट मैच खेला है। फाइनली यार जब इसका एग्ज़ाम हुआ ना, अपने बने 72% और आउटकम में आया मैं कॉलेज का टॉपर निकला बोर्ड एग्जाम में। फिर मेरी एक क्यूरोसिटी थी कि वो बंदी कहाँ गई जो जिसके ऐसे कॉपी क्लास में बांटी जाती थी, देख लो कॉपी कैसा लिखती है वो। उसके आए थे 69%। मेरे को लोग गोदी में उठा के लेके आए थे गाँव में। 10 गांव पे अकेला लड़का था जो उधर पे, मतलब ये बहुत वो था कि अगर मुलायम सिंह का समय चलेगा तो चीटिंग होगी, और चीटिंग होगी तो सब पास हो जाएंगे, और मायावती का मुख्यमंत्री बनेगी, उनका राज आएगा तो गांव के गांव फेल होता है। मतलब हमारे गांव में तो ये प्रथा थी कि कोई हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास हो जाए, 10 साल से कोई 3rd डिवीजन पास नहीं होता, लगातार फेल होते थे जिस गाँव में मैं रह रहा था। और मायावती का शासनकाल आ गया
और मायावती के शासनकाल में पूरा इंटायर दुनिया फेल, अकेला मैं 72% बना के कॉलेज टॉप करके आया था। मेरा गांव मेरे को कंधे पे उठा के लेके आया था उस टाइम पे। तो अपन वो आदमी थे तो दिन भर क्रिकेट खेलते थे, और सोचो यहाँ 51-52% है, यहाँ 72% मेरे को मिले, 93 से 69% मिले। फिर इसके बाद मैं एक और इसके आगे बात अपनी पूरी करूँगा। 11वीं कक्षा में क्या हुआ कि 11वीं कक्षा में फिर पेपर दिया उसने, फिर मैंने दिया, फिर मेरे ऐसे ही बने होंगे तकरीबन 49% 48% के आसपास, मतलब 11वीं में इतने ही बने थे मेरे, ठीक है। उस बंदे के फिर बने 88%, फिर उसकी कॉपियाँ बांटी जा रही थी। फिर एग्ज़ाम हुआ 12वीं का, मेरे बने 73, मैं फिर से टॉपर, उसके फिर से 69 बने। आप समझ रहे हो ना मैं कौन सा वाला आदमी था। दिन भर बल्ला लेके 11वीं कक्षा में घूमा हूँ और 12वीं कक्षा में घूमा हूँ मैं। वो क्या कहते हैं कि अपन जब मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे, बेसिकली साइंस की तो कोचिंग अपने को करनी होती है। साइंस की कोचिंग में अपन का जो एक वाला सेक्शन था यार, कि मैं जाता था और थ्योरी जब पढ़ाते थे मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ता था। जब मास्टर क्वेश्चन बोलते थे तो आइडियली हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो सारे लोग क्वेश्चन लिखते थे, मैं उसी से वक्त डेटा नोट करके कैलकुलेशन करता था। तो धीमे धीमे बोल के क्वेश्चन लिखाते टीचर 11वीं 12वीं में। तो जैसे उनका क्वेश्चन खत्म, मैं तो फिजिक्स के सवाल के जवाब वहीं दे देता था। एक बार ऐसे केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट के सवाल लिखे जा रहे थे और मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना तेज चलता था। उन्होंने क्वेश्चन बोला, अपन ने उसका सोल्यूशन दे दिया, उन्होंने भरी क्लास में जो है डांट दिया एक बार, फिर दूसरी बार बोला, अपन ने जोश में आके फिर से बोल दिया, उन्होंने बुला के थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने कोचिंग ही छोड़ दी। और उसके बाद पूरी 11वीं जो है मैंने कोचिंग नहीं की, 12वीं कोचिंग नहीं की। और उसके बाद भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कितने परसेंटेज बनेंगे, मैंने कहा 75 तो बन जाने चाहिए। 75 तो नहीं बने, लेकिन फिर भी कॉलेज टॉप करके आया हूँ। फिर मेरे पोस्टर डाल के खूब चपकाए गए, कोचिंग के खूब प्रचार किए गए, क्योंकि मैं था भी वहीं। वहाँ एक टीचर थे अपने, प्रदीप सर, फिजिक्स पढ़ाते थे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर था यार, मतलब मेरे को लगा कि वो एक्चुअल फिजिक्स पढ़ाते थे और मेरे को बहुत, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में 2-3 टीचर से बहुत इंस्पायर था। एक 8वीं कक्षा में मेरे सौरभ गोयल सर थे, तो यहाँ पे कानपुर में, तो वो मेरे को ना आधे नंबर के लिए मानते थे। जैसे यहाँ पे कॉमन टेस्ट था, कई बार क्या होता था 30 नंबर का टेस्ट होता था, कई बार 35 नंबर का टेस्ट होता था, कई बार 15 नंबर का टेस्ट होता था। तो मेरे स्कोर मैथ में ऐसे होते थे, बचपन में ऐसे ही होते थे। एक बार 35 में 34.5 नंबर दिया था उन्होंने, और फिर ऐसे स्कोर कार्ड आया था, मतलब जिस बच्चे का 30 नंबर आया उसको भी उन्होंने शाबाशी दी है, ठीक है ना। और मेरे को एक मोटा सा डंडा लेके आए, बोले तेरे आधे नंबर किधर गए। और उसके बाद यूँ आधा पकड़ के मारा, मैं बोला सर आधा मारो या पूरा मारो, ठीक है ना, लगना तो पूरा ही है। फिर मैंने हाथ हटा लिया, मेरा उंगली टेढ़ा हो गया था। फिर वो 1 घंटे बैठ के मेरे मलहम वलहम लगाए जो है सर, और बोले अरे यार उज्जवल, पर ये तेरे आधे नंबर कम नहीं होना चाहिए। उस पर उन्होंने सॉरी नहीं बोला कि मेरे को नहीं मारना चाहिए, गलत लग गया उसके लिए मरहम लगाया, लेकिन आधे नंबर के लिए उन्होंने मेरे को सिखाया कि तू वो लड़का है जो मैथ में 100% डिजर्व करता है और तेरे को होना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने उनसे ये सीखी थी कि जो चीज़ आपका अच्छा है उसमें आधा नंबर भी कम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जो मैंने प्रदीप सर से सीखा था वो सीखा था कि वो इंजॉय करता था। उन्होंने क्वेश्चन बोला और क्वेश्चन खत्म होते सोल्यूशन देना। मैं इतना एग्रेसिव हो गया था कि मैं उसे इंजॉय करने लगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा। बाद में थोड़ा घमंडी भी हो गया, जो मैंने कोचिंग नहीं किया, वरना ये जो 73% बना था वो और परसेंटेज बनता, मतलब 78-79 तक जाता, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन अगर मैं मेहनत करके पढ़ता तो थोड़ा और भी जाता। एक चीज़ और मैंने अपने टीचर से सीखी थी, अभी हाल फिलहाल में मैं उनसे बातचीत कर पाया हूँ, मेरे इंग्लिश के टीचर थे। उनसे मुझे वो सीखने को मिला कि जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है उसका क्या करना है। उन्होंने मेरे को एक बार बताया कि 7 दिन आप तमीज़ से पढ़ाई करो। अगर 7 दिन अगर कोई टाइम टेबल बना के आप फॉलो कर ले गए तो ताउम्र फॉलो कर ले जाओगे। मैंने उस टाइम टेबल को एक बार बनाया, स्टोरी थोड़ी लंबी है, मन कर रहा सुनाने का सुनाए दे रहा हूँ। मैंने एक बार उनकी इस बात को फॉलो किया कि मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा 7 से 10, मतलब शाम को 7 से 10, और गांव में 7 से 10 क्या या, तो मैंने डिसाइड किया अपन 7 बजे पढ़ना चालू करेंगे। 7 बजे पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया, और पहले दिन तो जो उसमें 7 से 10 पढ़ा, दूसरे दिन अपने को गुस्सा आई, अपन ने 7 से 11 पढ़ा, तीसरे दिन जब पढ़ने बैठा तो 7 से 8 बीता और फिर नींद आने लगी। मैंने किसी तरीके से ऐसे पानी छप 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 करते 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 मैं 10 तक पहुंचा हूँ। और जब 10 पहुंच गया तो थोड़ा जोश आ गया कि आज का पूरा हो गया। मैंने सोचा आधा घंटा और चलूंगा। आधा घंटे करते 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 मैं 12:30 बजे तक जगा। मुझे थोड़ा आत्मविश्वास आया, लेकिन अभी भी 3 दिन पूरा हुआ था। फिर इसके अगले दिन पता मैंने क्या काम किया, मैं 7 बजे पढ़ने बैठा। 7 बजे पढ़ने के बाद मैं गया तो 12:30 बजे तक। इस दिन मैं 1 बजे तक पढ़ाई किया हूँ। इस दिन मेरे को बहुत थोड़ी माइनर नींद आई। इसके बाद जब इसके अगले दिन आया हूँ 7 बजे ना, 7 बजे ही नींद आना चालू हो गई थी। और इस दिन मैं छपक्के मार मार के रात के 3 बजे तक जगा था। और ये मेरे टोटल हो गए थे 6 दिन। जब 7वें दिन की बारी आई, मैं 7 बजे से बैठा हूँ
और जिद में उस दिन सुबह 7 बजे तक पढ़ाई की मैंने 12 घंटे। और जो वो मैंने पढ़ाई करना यहाँ से 7 से 7 किया रात को, फिर उस बार मैं पूरे दिन भर क्रिकेट खेलता था, पूरा रात भर जगराता चलता था मेरा, क्योंकि रात को मैं लालटेन लगा के, लालटेन ही था उस टाइम पे, लाइट तो हुआ नहीं करती थी, लालटेन लगा के जो 2003 और 2005 के समय पढ़ाई कर रहा था मैं, और जो एंजॉय करता था। ये एक प्रैक्टिस है जो उन्होंने मुझे सिखाई है, और मेरा मानना है कि ये 3 टीचर ऐसे रहे जिन्होंने मुझे वो सिखाया है अपने बचपन के समय पे। मतलब उसके लिए आज मैं चला जाऊँ, मिठाई खिला लूँ, मैं ये बोल दूँ मैं सफल हो गया हूँ, सब कम है। मतलब मैं इस बात की गुरु दक्षिणा उन्हें दे ही नहीं सकता हूँ। ये वो लर्निंग है जो आज मुझे यहाँ तक पहुँचा पाई, वरना वहीं पड़ा होता। मतलब अपने इधर तो यार मैं ये देखता हूँ जो मेरे पास पड़ोस वाले लोग हैं क्या कर रहे हैं, कोई 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 रुपये की कोई मजदूरी कर रहा है, किसी का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक निकल पाना ये टफ काम था। तो मुद्दे की बात यह है यार कि अपने को ना अथक प्रयास करना चाहिए। अगला बात कहते हैं टू बाइट द डस्ट, धूल चाट लेना। धूल चाट लेने का मतलब होता है असफल हो जाना, टू बी डिफेटेड। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस बाइट द डस्ट एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या होता है, हजारों बिजनेस हाउसेस धूल चाट लेते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना या पराजय होना एक तरीके से। किसी काम में हो सकता है, युद्ध में हो सकता है, मोहब्बत में हो सकता है पराजय, किसी चीज़ में पराजय हो सकता है। अब बात करें अगर वर्ड सीरीज की, तो सबसे पहला शब्द है, ये एग्जाम में बहुत आया है, एक शब्द आता है डे ड्रीम करना, दिन में सपने देखना। इसके लिए जो सही शब्द है वो है रिवेरी। रिवेरी का मतलब क्या होता है, दिन में स्वप्न देखना। मतलब एक कहते हैं रात के सपने देखो जो पूरे नहीं होते, दिन में खुली आंखों से सपने देखो जो पूरे होते हैं। तो दिन में सपने जो देखे जाते हैं उसको रिवेरी बोला जाता है, ठीक है ना। ये होता है दिन में सपने देखना। स्पेलिंग याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो थोड़ा री बोलते हैं और इसके साथ एक और ई लगाते हैं, लास्ट में आई ही रहता है। तो इसके लिए जो इसका सिनोनिम्स है वो है डे ड्रीम करना, ठीक है ना। कॉन्टेम्पलेशन बोल सकते हो, जिसको मनन बोलते हैं, चिंतन बोलते हैं, सोचना बोल सकते हो, ठीक है ना। ड्रीमिंग तो मान लो हो गई होगा। प्री ऑक्यूपेशन बोल सकते हो, मतलब पहले से ही एज्यूम कर लियो हो कि नहीं आपको ऑक्यूपेशन मिल गया। प्री ऑक्यूपेशन मतलब एक तरीके का ड्रीमिंग ही हो गया। अब्स्ट्रैक्शन हो गया, म्यूजिंग हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, पॉन्डरिंग हो गया। पॉन्डरिंग मतलब मनन ही होता है, ठीक है ना। रूमिनेटिंग हो गया। इसके अपोजिट क्या होता है, नाइटमेयर होता है। नाइटमेयर होता है बुरा सपना, बुरा सपना। ये अच्छा सपना है रिवेरी, और ये नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, बैड ड्रीम जिसको बोलते हैं। अगला है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है हानिकारक। पेरिलस का मतलब होता है हानिकारक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। तो हजार्डस हो गया, ठीक है ना, डेंजरस हो गया, प्रिकारियस हो गया, ग्रेव हो गया, ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब धूर्त। धूर्त जो होता है वो हानिकारक ही होता है। एक्सपोज्ड हो गए हो तो हानिकारक। वल्नरेबल हो गए हो मतलब जिसमें आसानी से चोट लग जाए, हजार्डस तो हानिकारक ही है। पार्लस हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। तो पेरिलस आता है, पेरिलस का मतलब हानिकारक है, पेरिलस का मतलब हानिकारक है। अब इसके सारे शब्द आप लिख के आपको समझना पड़ेगा। कोई चीज़ पेरिलस है तो डेंजरस हो सकती है, डेंजरस है तो प्रिकारियस हो सकती है, प्रिकारियस है कोई तो चीज़ तो ग्रेव हो सकती है। कोई चीज़ ग्रेव है इसका मतलब है हो सकता है वो ट्रीचरस रहा हो, धूर्त रहा हो, ठीक है ना। और कोई चीज़ धूर्त है मतलब एक्सपोज्ड है, पता चल रहा है, वल्नरेबल है कि आसानी से उसको चोट पहुंच सके जो है। हजार्डस हो गई, हजार्डस मतलब आपको पता है ना, जिससे परेशानी हो, हानि पहुंचे अपने को, ठीक है ना। पार्लस हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया, स्पेकुलेट कर रहे हो जो है कि हाँ ये चीज़ खतरे में हो सकता है। अब अगर कोई चीज़ हानिकारक है तो इनोकुवस हो सकता है। इनोकुवस मतलब एडवांटेजियस होता है, कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिट के लिए हो, सिक्योर हो, रिलायबल हो, हार्मलेस हो, जेंटल हो, सेफ हो, इनोसेंट हो, इनऑफेंसिव हो, अनमेलिशियस हो, माइल्ड हो, रिटायरिंग हो, ऑफेंडिंग हो, ठीक है ना, अनऑफेंडिंग हो, जिसमें ऑफेंस ना हो। तो पेरिलस शब्द है, इसको याद रखिए यहाँ पे। और ये सब मतलब ये ऐसा है कि जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आ चुका है। ये सारे के सारे शब्द प्रीवियस ईयर के हैं जो इधर पे लिखे हुए, सब पूछे ही गए हैं। नया मन से बना के नहीं ला रहा हूँ, मैं तो आपके प्रीवियस ईयर के कलेक्शन ही कर रहा हूँ। जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा तो कुछ नया कलेक्शन आपको लास्ट में डिलीवर करूँगा। ऑडासियस का मतलब है साहसी। ऑडासियस का मतलब है साहसी। और ऐसा ये नहीं है कि इसके प्रीवियस वोकैब में आपने ऑडियसियस नहीं पढ़ा होगा, देखोगे तो ऑडासियस मिलेगा। अब ऑडासियस कोई चीज़ है तो कोई चीज़ बोल्ड है, जो मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार रहे, जिसको डाउटलेस, निर्भीक या निडर बोलते हैं। डाउटलेस का मतलब निर्भीक या निडर। कोई चीज़ डाउटलेस, निर्भीक है मतलब करेजियस है। इंटरपिड है मतलब वो निडर है। इंटरपिड, डाउटलेस, ये सब क्या है, डेयरिंग, ये सब मतलब निडर है, ठीक है। इंटरप्राइजिंग है, एडवेंचरस है, वैलियांट है, डेयर डेविल वाला बंदा है,
वेंचरसम है, फियरलेस है, फियार्स है, एरोगेंट है, ये सब क्या है, वो बंदे हैं जो अपने आप में ही एकदम साहसी बंदे होते हैं। एबेस्ट हो गया, टिमिड है, एबेस्ट मतलब कायर, टिमिड मतलब कायर, नर्वस है, कोई फियरफुल है, कावर्ड है, मॉडेस्ट है, रिटायरिंग है, अप्रीहेंसिव है, कॉय है, मीक है, साई है, डिफिडेंट है, बेसफुल है, ये सब इसके अपोजिट हो गए। तो ध्यान यहाँ पे रखो, ऑडियस का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। अगला जो शब्द है वो है क्वेरलस। क्वेरलस वो होता है जो झगड़ालू होता है, जिसको बोलते हैं हमेशा शिकायत करता रहता है, झगड़ालू, झगड़ालू। अब इस झगड़ालू या झगड़ालू नेचर से रिलेटेड कितने और शब्द हो सकता है। वो बंदा जो कंप्लेनिंग है, डिसकंटेंटेड है, जो मतलब सहमत नहीं है, पिविश है, कार्पिंग है, मरमरिंग है, बड़बड़ाने वाला है, पिटुलेंट है, इरेसेसिबल है, वास्पिस है, वास्पिस इसके पहले भी पढ़ा था अपन ने ना, ग्राउची है। तो ये सारे के सारे शब्द क्वेरलसम से है, शिकायत से रिलेटेड है, ठीक है ना। कोई आदमी है जो कंप्लेनिंग है। चीयरफुल, बॉयंट, जेनियल, अफेबल, कंटेंडेंट, प्लासिड, अनडिमांडिंग, ये सब वैसे लोग हैं जो चीयरफुल लोग हैं ना, ठीक है ना, मतलब झगड़ालू नहीं है, नॉर्मल नेचर के, अच्छे नेचर के। पी है पॉइग्नेंट होता है। पॉइग्नेंट का मतलब होता है हृदय विदारक, मतलब हृदय को जो कस देने वाला हो, विदार कर देने वाला हो। इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। जब आप पॉइग्नेंट होते हो तो आप दुखी होते हो। क्या होते हैं, दुखी होते हो, हृदय विदारक जिसको बोलते हैं, पॉइग्नेंट, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो। तो सैड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, मूविंग बोलते हैं, मतलब टचिंग बोलते हैं। कोई चीज़ आपको बुरी लग रही हो, टच हो रही है दिल को, हार्ट को अफेक्ट कर रहा हो, सेंटिमेंटल हो, पैथेटिक हो, हार्ट ब्रोकन हो, इंटेंस हो, पेनफुल हो, डिस्ट्रेसिंग हो, डिस्ट्रेस देने वाला हो, पैथेटिक हो, एग्नॉइजिंग हो। एग्नॉइज करने का मतलब है कि बुरा लग रहा है कोई चीज़, ठीक है ना। तो जब भी आप पॉइग्नेंट की बात करते हो, इसका मतलब होता है हृदय विदारक। क्या, हृदय विदारक। ये बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ मेहनत लगेगी आपको सबसे ज़्यादा। नीचे चलते हैं। इनक्लीमेंट का मतलब कठोर होता है। इनक्लीमेंट का मतलब कठोर होता है। कोई चीज़ कठोर है मतलब अनप्लीजेंट कंडीशन में है, अनफेवरेबल हो गई कोई चीज़। अगर कोई चीज़ आपके पास इनक्लीमेंट है तो इसका मतलब है वो आपके फेवर में नहीं है। ब्रूटल है, फाउट है, रिगोरस है, स्टॉर्मी है, सीवर है, रफ है, हार्श है, बॉयस्टरस है, टेम्पटुअस है और इनटेम्परेट है, कैलस है। कैलस का मतलब कठोर होता है, कैलस का मतलब कठोर, और इसका मतलब भी, इनक्लीमेंट का मतलब भी कठोर ही है, कैलस है। ड्रैकोनियन है, पिटीलेस है, ट्रबुलेंट है, टुमल्टुअस है, गस्टी है। ये सारे के सारे सब शब्द रख के रटना पड़ेगा कि कोई चीज़ इनक्लीमेंट है मतलब कठोर है, कोई चीज़ ब्रूटल है तो सख्त है, फाउट है तो सख्त है, रिगोरस है तो सख्त है, स्टॉर्मी है तो सख्त है, सिवर है तो सख्त है, और रफ है तो सख्त है, हार्श है तो सख्त है, रिगोरस है तो सख्त है, बॉयस्टरस है तो सख्त है। बॉयस्टरस का मतलब धूर्त, टेम्पटुअस का मतलब धूर्त हो गया। इनटेम्परेट है कोई चीज़ तो सख्त है, कैलस है तो सख्त है, घसती है तो सख्त है, टुमल्टुअस है तो सख्त है, टर्बुलेंट है तो सख्त है, पिटीलेस दयाविहीन जिसको बोलते हैं। पीटी का मतलब दया होता है, पिटीलेस है तो दयाविहीन मतलब कठोर हो गया, ठीक है ना। ड्रैकोनियन है, जैसे बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ, बहुत सख्त, बहुत कड़ा कानून, तो कठोर। ड्रैकोनियन का मतलब बहुत सख्त, बहुत कठोर। अब एंटोनिम्स की बात करोगे तो माइल्ड, मेलो, क्लीमेंट, काम, पीजेंट, टेम्परेट, बाल्मी, जेंटल, पैसिफिक, टेंडर, प्लीजेंट, मेलो, प्लासिड, फॉरबीरिंग। ये सब नॉर्मल से है और ये सब कठोर से है। ये सब माइल्ड से रिलेटेड शब्द है, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसके बाद जेनियल शब्द है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जेलियन। जेलियन का मतलब होता है जो फ्रेंडली और चीयरफुल होता है, कॉर्डियल जिसको बोलते हैं। तो जेनियल का सिनोनिम्स याद रख सकते हो, कॉर्डियल, ये याद कर लो, कुछ याद रहे चाहे ना रहे इसमें, ठीक है ना। वार्म बोल सकते हो, चीयरफुल, जॉली, हार्टी, एमिएबल, फ्रेंडली, अफेबल हो सकता है, कॉन्जेनियल हो सकता है, काइंडली हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है, कॉन्जेनियल हो सकता है, ब्लीथ हो सकता है, जोवियल हो सकता है, अफेबल हो सकता है। ये सारे के सारे शब्द आपके हंसी, मुस्कुराहट, चीयर से रिलेटेड शब्द हैं, बहुत रटना पड़ेगा। एंटोनिम में क्रैंकी, ग्लूमी, अलूफ, रूड, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व्ड बोल रहे हैं, रिटायरिंग बोल सकते हैं, डिटैच्ड, साई, अलूफ। टैसिटर्न मतलब चुप्पा होता है, हिंदी में इसको चुप्पा बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुप्पा। और एलूफ का मतलब है अलग थलग रहने वाला, अलग थलग रहने वाला, मतलब चुपचाप अलग थलग एकदम कोने में पड़ा हो, एलूफ का मतलब ये होता है। समझ में आई बात।
अब देखो, इनको पढ़ने में समय लगता है, इनको रटने में समय लगता है, लेकिन मैंने आपको इसके पहले भी तरीका बताया था कि इनको सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं। इनको एक सबसे कोरिलेट करते हैं कि कोई चीज़ जेनियल है, इसका मतलब कोई चीज़ क्वार्डियल होगा या कोई चीज़ मिलनसार होगा। अब इसको ऐसी पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ जेनियल है तो कोई चीज़ मिलनसार है, कोई चीज़ जो है क्वार्डियल हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बाकी सब इससे रिलेट करो कि कोई चीज़ जेनियल है इसका मतलब वो अफेबल है, कोई चीज़ जेनियल है इसका मतलब वो जोवियल भी है, वो ब्लिथ भी है, वो कॉन्जेनियल भी है, वो फ्रेंडली भी है, वो काइंडली भी है, वो प्लीजेंट भी है, वो वार्म है, चीयरफुल है, जॉली है, हार्टली है, एमिएबल है, एफेबल है, कॉन्जेनियल है। समझ में आया? अब इसमें ये वाले शब्द याद कर लो, जैसे फ्रेंडली हो गया, काइंडली हो गया, प्लीजेंट हो गया, ये शब्द आप ऑलरेडी जानते हो। चीयरफुल हो गया, वार्म हो गया, जॉली हो गया, हियर्टी हो गया, अमीएबल ऑलरेडी अमीएबल अमिकेबल पढ़ चुके हो, अफेबल भी पढ़ चुके हो। तो अब कितने शब्द हैं जो सीखना पड़ेगा? जेनियल, अफेबल, जोवियल, ब्लिथ और कॉन्जेनियल जैसे शब्द आपको 5-6 शब्द इसके साथ सीखने पड़ेंगे, क्योंकि 5-6 शब्द तो ऐसे हैं जो आपकी डायरी में ऑलरेडी हैं। 5-6 शब्द तो डायरी में ऑलरेडी है आपके। अब इसके बाद अगला शब्द है एक्रू। एक्रू अलग अलग पढ़ो, एक और रो। इसका मतलब होता है कोई चीज़ एक्रू हो रही, मतलब वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है कोई चीज़, एक्यूमुलेट हो रहा है, एमास हो रहा है, गदर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इंश्योर हो रहा है, स्टॉक पाइल हो रहा है, जो है इनलार्ज हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है, होड हो रहा है। इसमें लगभग सारे शब्द आपको पता है एक्रू को छोड़ के। टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ का नंबर या अमाउंट को इम्प्रूव करने को हम बोलते हैं एक्रू, और इसका सिनोनिम्स होता है एक्यूमुलेट करना। टाइम के साथ चीज़ों को इकट्ठा करना, नंबर से या अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर आप एक्रू कर रहे हो मतलब आप इकट्ठा कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो टाइम के साथ। आगे के शब्दों को देखते हैं। आगे का शब्द है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोध की एक भावना होती है, प्रतिशोधी जिसको बोलते हैं। तो स्पिटफुल बोल सकते हो, रिवेंज बोल सकते हो, मैलिशियस, रुथलेस, वेंजफुल, रिलेंटलेस, रिजेंटफुल, अनरिलेंटिंग, इम्पिकेबल, वेनमस, रैनकोरस, रिवेंजफुल, इंजरियस, बेलफुल, इनिमिकल और मेलेवलेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके विंडिक्टिव शब्द के क्या हैं? सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर प्रतिशोध भरा हुआ है। और एक और आप एग्जाम में आता है, ये तकरीबन 50-60 दफ़ा तो आया होगा। लैक्वासियस का मतलब होता है टॉकटिव, टॉकटिव, या इसी को बोलते हैं हिंदी में बातूनी, मतलब जो बहुत बात करता है उसको बातूनी बोलते हैं। मतलब आप मेरे को भी बोल सकते हैं लैक्वासियस, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम सुबह से लेकर शाम तक बात करते रहते हो, चुप ही नहीं रहते, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चला रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो मैं एक तरीके से टॉकटिव या लैक्वासियस हूँ, ठीक है ना। टेंडिंग टू टॉक ए ग्रेट डील, टॉकटिव हो गया। गैरुलस, ठीक है, चैटरिंग, बड़बड़ाने वाला, गैबी बोलते हैं, बबलिंग बोलते हैं, चैटी बोलते हैं, वर्डी बोलते हैं, वोल्यूबल बोलते हैं, ब्लैथरिंग बोलते हैं, प्रैटिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे शब्द हैं जो नए शब्द है, आप याद कर सकते हो। ये सब बोलने वाले, जो बहुत बड़बड़ाने वाले, बहुत बात करने वाले शब्द हैं सारे के सारे। चैटी हो गया, वर्डी हो गया। एंटोनिम्स में फिर बात आ जाएगी, शांत रहने वाले, क्वाइट हो गया, साइलेंट हो गया। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी होता है। अनकम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेट ही ना करे। रिजर्व्ड जो शांत रहने वाला आदमी हो। टैसिटर्न चुप्पा बोलते हैं। टाइट लिप्ड हो, जिसका लिप ही टाइट हो एकदम, मतलब खुले ही ना, ठीक है ना। डम्ब हो, म्यूट हो, ये सारे शब्द आप ऑलरेडी जानते हो, सब चुप से होने से रिलेटेड है। और सारे सब बहुत ज़्यादा बात करने से रिलेटेड है। लैक्वासियस हो गया जो है टॉकटिव बातें, गैरुलस हो गया, चैटरिंग हो गया, गैबी, बैबलिंग, चैटी, वर्डी, वैल्यूबल, ब्लैथरिंग, पार्टिंग, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? इसका मतलब है आप बहुत बातूनी हो, बहुत बात करते हो। सब अलग अलग सेंस में, अलग अलग प्लेस पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा बोलने से रिलेटेड ही सारे के सारे शब्द हैं। लैक्वासियस के सारे सिनोनिम्स हैं। इसके बाद बात करें फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब में हम बात करेंगे जो आज है लिखा हुआ डाई फॉर और डाई आउट। ये एग्जाम में कभी कभी आता है। डाई फॉर का मतलब होता है टू हैव ए ग्रेट विश। अगर आप डाई फॉर कर रहे हो तो मतलब आप किसी के लिए बहुत इच्छा या बहुत चाह रख रहे हो। आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप टू हिल स्टेशन, मतलब मैं मर रहा हूँ यार कि मेरे को कोई हिल स्टेशन भेज दे। और मैं वाकई में सच भर रहा हूँ। मैं अभी जयपुर से होके आया हूँ। जयपुर में अपना एक ऑफलाइन सेंटर खुला हुआ है जिसमें तकरीबन इस टाइम पे 501 बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे जयपुर में। काफ़ी अच्छा सेंटर पे बच्चों का रिस्पांस है। बहुत सारे लोगों ने मिलने के बाद बहुत प्यार जताया, बड़ा सही लगा। तो वहाँ अपना डिस्कशन चल रहा था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कानपुर आया हूँ। कानपुर में आया हूँ आई थिंक 2006 में IIT की तैयारी करने के लिए। मेरा इसके बाद से जो सफ़र चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है यहाँ से मैं दिल्ली गया हुई हूँ 2 बार,
2 बार किसी काम से बेंगलोर गया हूँ एक मीटिंग के लिए, अनअकैडमी के फाउंडर से, उन्होंने बुलाया था, रोमन सैनियन मुंजाल जी ने, 19-20 के सेशन में, तभी मुलाकात करने आया हूँ। उसके बाद अभी जैसे अपने जयपुर में सेंटर है 2, जयपुर में अपने 2 सेंटर है ऑफलाइन के, तो सबसे ज़्यादा आज तक ज़िंदगी में मैं जयपुर विजिट कर पाया हूँ। लेकिन मैं कभी हिल स्टेशन नहीं गया हूँ, कभी शिमला, कभी मसूरी, इन जगहों पे नहीं गया हूँ, मतलब घूमने भी कभी नहीं गया हूँ। तो वो मेरे को अंदर, मैं क्या है ना, उसके लिए डाइफर हो रहा हूँ, मतलब मरा जा रहा हूँ यार, कि कोई एक बार एक मौका दिला दे, कोई छुट्टी दे दे, मैं उधर चला हूँ। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं छुट्टी जाऊँगा, और आप लोगों को जो है सिलेक्शन के बाद भी इन्वाइट करूँगा, और मेरी तरफ से सबको वो ट्रिप है, जो सेलेक्ट होकर आएगा मेरे को मैसेज करेगा कि सर मेरे को घुमा, तो मैं घुमाऊँगा, अपने पैसों से सबको घुमाने ले चलूँगा। अगर आप मेरे बच्चे हो, तो मेरे स्टूडेंट हो, मेरे पढ़ाने के बाद अगर सेलेक्ट हुए, किसी और के स्टूडेंट को नहीं करूँगा यार, उसका क्या फ़ायदा मेरे को, ठीक है ना। डाई आउट मज़ा भी नहीं आएगा, मतलब वो तो ऐसा होगा कि किसी और से पढ़ लिया यार, आगे मेरे को बोल दिया, मेरे पैसे खर्च करवा लिए। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना या खत्म हो जाना, टू गेट इंस्टिक्ट। तो डाई फॉर का मतलब होता है, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है मरना, और डाई फॉर का मतलब होता है कार्व करना, तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को कि ये नहीं कर पाए, ये होना चाहिए। जब आप डाई आउट होते हो तो आप इंस्टिंक्ट हो जाते हो, खत्म हो जाते हो। जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे हो गए, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हो गए जो इंस्टिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। एग्जाम्पल देखो, सेवरल स्पीसीज डाइड आउट, मतलब वो खत्म हो गई, इंस्टिंक्ट हो गई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज है वो डाई आउट हो गई, मतलब इंस्टिंक्ट हो गई। इंस्टिंक्ट का मतलब पूरी तरीके से खत्म ही हो जाना, कुछ नहीं रह जाना। अगला है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब है टू सेल ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को बेच देना या किसी चीज से छुटकारा पा लेना। ये आपके एग्जाम में 40 दफा आया होगा, डिस्पोज ऑफ। आपके फिलर्स में आ जाता है, ये आपके फिलर्स में आ जाता है। डिस्पोज ऑफ बहुत बार आपके एग्जाम में आया, बहुत बार। जैसे पिछली क्लास में बोला इनके आने के चांस कम है, तो मैं क्लास में आपको बताता रहता हूँ ना कौन कितनी बार आया है। डिस्पोज ऑफ बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब होता है टू सेल ऑफ करना या टू गेट, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। बेच के छुटकारा पा लो, कैसे भी। वैसे तो ये इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ को बेच के उससे छुटकारा पा रहे हो। तो आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड पीसेज ऑफ फर्नीचर। मैं ये जो फर्नीचर मेरे इधर पड़ा हुआ है ना, मैं इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ। इसका मतलब इसको बेच के इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, ताकि डिप्रिशिएशन में जो पैसा है वो तो अपने को मिल जाए। डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को अबोलिश कर देना, समाप्त कर देना, कि नहीं हमने ये डू अवे विथ कर दिया, इसका मतलब इसे समाप्त कर दिया। वी शुड डू अवे विथ करप्शन। हमें डू अवे विथ कर देना चाहिए करप्शन के साथ। ये फ्रेज ऐसे पढ़ना, मुझे डू अवे विथ कर देना चाहिए, हमें डू अवे विथ कर देना चाहिए किसके साथ, करप्शन के साथ। मतलब करप्शन को पूरी तरीके से एबोलिश कर देना चाहिए, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद है डू विदाउट। जब आप डू विदाउट का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, किसी चीज़ के बगैर मैनेज करना। आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस में अपने स्टाफ के बगैर डू विदाउट नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ। तो जब बात आती है डू विदाउट करने का, इसका मतलब होता है कि मैनेज करना। ये फ्रेज तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपको मैनेज करने के मीनिंग में डालना हो। तो आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस में अपने स्टाफ के बगैर डू विदाउट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ। आई होप ये बहुत आसान फ्रेजल वर्ब रहे होंगे जो आपको समझ में आ गए होंगे। किसी दिन याद करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, किसी दिन याद करने में बहुत आराम हो रहा होगा। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाई फॉर करने का मतलब कार्व करना, किसी के लिए तड़पना। जब आप डाई फॉर होते हो मतलब किसी के, जैसे मैं बोलूँ आई एम डाइंग फॉर दैट गर्ल, मतलब मैं उस लड़की के लिए मरा जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। और डाई आउट का मतलब होता है कि सर्टेन प्लांट एंड स्पीसीज हैव डाई आउट, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि फर्नीचर या कोई चीज़ आपके सामने है उसको बेच के छुटकारा पाना। जैसे आई वांटेड टू डिस्पोज ऑफ माई ऑल द फर्नीचर, मतलब उसे बेच के छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगला है डू अवे विथ। इसका मतलब टू अबोलिश करना और बंद कर देना। जैसे एवरी वन शुड डू अवे विथ करप्शन, सभी को डू अवे विथ कर देना चाहिए करप्शन के साथ, ठीक है ना। डू विदाउट की बात करते हैं। आई कैन नॉट डू विदाउट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्त के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो डू विदाउट इस्तेमाल होता है जब बात मैनेज करने की आती है। तो पांचों बहुत आसान है, आप चाहो तो ये फटाफट मेरे साथ रट सकते हो। वैसे आज का जो क्लास होगा वो थोड़ा लंबा होगा, कुछ कहानियाँ भी अपन ने सुनाई अपनी अपनी। देखो, बेनिफिट अपने साथ जो है बाई भी लेता है, बेनिफिट अपने साथ फ्रॉम भी लेता है। बेनिफिट अपने साथ बाई तब लेता है जब ये वर्ब की तरह बेनिफिट इस्तेमाल होता है। जब बेनिफिट खुद में नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो अब ये अपने साथ फ्रॉम लेता है। अब सेंटेंस के अंदर बस आपको वर्ब और नाउन समझना पड़ेगा। यू शुड बेनिफिट, अब जैसे शुड लिखा हुआ है, ये आपका मॉडल है, मॉडल अपने साथ V1 लेता है तो इसके बाद ही V1 आता है। तो यू शुड बेनिफिट, इसका मतलब हो गया वर्ब हो गया। तो अगर ये वर्ब हो गया तो प्रीपोजिशन क्या लेंगे, बाई। यू शुड बेनिफिट बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। तुम्हें बेनिफिट
लेना चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंस से। अगला है यू शुड डिराइव, तुम्हें डिराइव करना चाहिए। ये मॉडल है, इसका V1 ये है। अब इस हेल्पिंग वर्ब, इस मेन वर्ब का यहाँ पे बेनिफिट अगर मैं बात करूँ तो नाउन मतलब ऑब्जेक्ट है। यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों के एक्सपीरियंस से बेनिफिट डिराइव करना चाहिए। यहाँ वर्ब डिराइव है, यहाँ बेनिफिट क्या है, नाउन है, जबकि यहाँ बेनिफिट वर्ब है। तो जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो अपने साथ बाई लेगा, जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तब ये अपने साथ फ्रॉम लेगा। अगला है कंपनसेट फॉर, गिव समथिंग टू मेकअप, किसी चीज को पूरा करना मतलब भरपाई करना। ही कंपनसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। जब आप कंपनसेट फॉर करते हो इसका मतलब है कि आप भरपाई करते हो। तो कंपनसेट फॉर इस्तेमाल होता है भरपाई करने के लिए, भरपाई करने के लिए। कंपनसेट करने का मतलब भी भरपाई होता है। तो कंपनसेट अपने साथ क्या लेता है, फॉर। क्योर ऑफ ए डिजीज, ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि किसी डिजीज से, जैसे डिजीज की बात हो गई, कोई बीमारी है उससे अगर आप क्योर हो रहे हो तो आप लगाते हो क्योर ऑफ। ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, वो लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद जो है इलनेस से वो क्या हुआ, क्योर हुआ। क्योर का मतलब रिकवर होना, रिकवर होना। इसके बाद बात करूं कुछ आज के होमोफोन्स है जो क्लोज टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कास्ट, एक कास्ट की मतलब होती है जाति, जो हम बोलते हैं ना अंग्रेजी, हिंदी में जाति, अंग्रेजी में कास्ट, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CASTE होता है कास्ट। एक होता है कॉस्ट, COST, जिसका मतलब होता है प्राइस या मूल्य, जिसका मतलब होता है प्राइस या मूल्य। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है एक CAST होता है बगैर ई के साथ, इसका मतलब होता है डालना, फेंकना, थ्रो करना। कास्ट का मतलब थ्रो करना, जैसे किसी के ऊपर आपने रिमार्क कास्ट कर दिया। द नाइट कास्ट द स्वॉर्ड फॉर आउट इनटू द लेक, नाइट ने क्या किया, कास्ट कर दिया अपने स्वॉर्ड्स को, ठीक है ना, अपने तलवार को कहाँ पे, फॉर आउट इनटू द लेक, लेक में कास्ट कर दिया मतलब फेंक दिया, थ्रो कर दिया। समझ में आया। और जाति हो गया, ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट, वो सबसे हाईएस्ट कास्ट से बिलोंग करता है। और कॉस्ट तो जानते हो, कंज्यूमर विल हैव टू बियर द फुल कॉस्ट, और ये कॉस्ट जिसका मूल्य होता है स्पेलिंग COST होती है। एक शब्द आता है चाइल्ड लाइक, एक होता है चाइल्डिश। जब चाइल्ड लाइक की बात करते हैं इसका मतलब होता है बच्चों जैसा, और चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्ख। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह, चाइल्ड लाइक हो मतलब आप सिंपल हो, चाइल्डिश हो तो आप मूर्ख हो, सिली हो। हिज आईज वर लाइट ब्लू एंड चाइल्ड लाइक इन देयर इनोसेंस, जो उसकी आंखें हैं वो लाइट में, उसकी जो आंखें हैं वो लाइट ब्लू है। हिज आईज वर लाइट ब्लू, उसकी आंखें जो है लाइट ब्लू है, एंड चाइल्ड लाइक है मतलब बच्चों की तरह है, इन देयर इनोसेंस मतलब उसमें इनोसेंस साफ साफ झलक रहा है। इट्स टाइम यू गेव ओवर सच चाइल्डिश बिहेवियर, इस वक्त में ना वो मूर्खता वाला सिली बिहेवियर छोड़ देना चाहिए, बच्चों की तरह बिहेवियर। तो यहाँ जो जब हम चाइल्डिश का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बोलते हैं मूर्खता छोड़ दो भाई, सिली जो बिहेवियर है वो छोड़ दो। जब हम चाइल्ड लाइक की बात करते हैं इसका मतलब है बच्चों की तरह। तो दोनों में बहुत छोटा सा फर्क होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट में बहुत आता है, क्लोज टेस्ट में बहुत आता है। तो ये रहा आज का पूरा आपका वोकैब। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस बार अपन अंडर 10 के अंदर यार एक बच्चा तो निकालेंगे कैसे भी करके। इसके लिए हमने पूरा का पूरा अपना रिसोर्स, जो पूरा का पूरा 600-700 घंटों का रिकॉर्डेड सेशंस है, 13 किताबें जिसकी पूरी की पूरी ई बुक्स है, साथ में अभी पूरा का पूरा एक स्पार्टन 1.0 लाइव बैच चल रहा है जो पेड बैच है, जो ऐप पे चलता है, वो सब मात्र 99 रुपीज़ के रजिस्ट्रेशन शुल्क में हम दे रहे हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को विजिट करें। एप्लीकेशन को विजिट करने के बाद उसके बैच के सेक्शन में जाएं, उसमें CGL का एक आपको सबसे नीचे जाएंगे तो आपको CGL का बैच मिलेगा, जिसमें आपको पूरे के पूरे इंटायर कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, लाइव, रिकॉर्डेड, बुक्स, क्विजेज, मॉक टेस्ट, सब मात्र 99 रुपीज़ में। मैंने बोला है कि देखो कंटेंट मेरे से सब ले लो, हमारी टीम से पूरी मेहनत करा लो, लेकिन बस एक अंडर 10 रैंक निकाल के दे दो। मुझे रैंक 1 नहीं चाहिए, एक अंडर 10 रैंक निकाल के दे दो। जो चाहिए वो ले लो। हमारा कोई टीचर अगर अच्छा नहीं है, मेरे को फ़ोन करके बता दो सर इस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, मेरे को फ़ोन करके बता दो सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया है, मैं अपनी जगह दूसरे टीचर से पढ़वा दूंगा, बेहतरीन मास्टर ढूंढ के ले आऊँगा जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे, दूसरे टीचर रिप्लेस कर दूँगा, जो कहो वो करके दूंगा। बस एक अंडर 10 रैंक निकाल के मेरे को दे दो और बस मिठाई खिला दो मेरे को यार, ठीक है ना। इस एक अंडर 10 वाले बच्चे से बस मिठाई खाने की इच्छा है। इसको स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा, वो गिफ्ट बाद में अनाउंस करूंगा। वैसे मेरा गिफ्ट हमेशा बहुत बड़ा ही होता है।
तो गिफ्ट बाद में अनाउंस करूंगा, लेकिन एक बार अंडर 10 एक रैंक ला के दे दो। जितना मेरे से मेहनत करवा लो यूट्यूब पे, जितना मेरे से मेहनत करवा लो ऐप पे, जितना कंटेंट में मेहनत करवा लो, जितना कहो उतना टीम से मेहनत करवा दे, बस आप कमिट करो। पैसे भी नहीं ले रहे अपन, 99 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कौन सा पैसा चार्ज कर रहे हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन मात्र है, हमें पता तो चले कि हाँ आप लड़ाई लड़ रहे हो हमारे साथ, पता तो चले हमें आपसे मेहनत करना है। आप बेस्ट सेक्शन में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा कोर्स का, या तो फिर ऐप अगर इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके माई पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर लो। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में डे 90 के साथ दोबारा मिलूंगा।